गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं बच्चों आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो कोरोना वायरस की जो प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड है और इसी वजह से इंडिया में जो लॉकडाउन की पोजीशन बनी हुई है उसमें हम जो आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उम्मीद है कि आप उन वीडियो लेक्चर्स के थ्रू अपने इस टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कर पाएंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं उन लेक्चर्स में जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए उस पर बेस्ड एक प्रैक्टिस शीट मैंने प्रिपेयर की है जो बहुत जल्दी आपके लाइव ऐप पर अपलोड कर दी जाएगी और मैं चाहूँगा कि उस प्रैक्टिस शीट को आप कंप्लीट करें, फिर हम उसे डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जो बाकी के टॉपिक्स की प्रैक्टिस शीट है वो भी उसके बाद में अपलोड कर दी जाएगी। लास्ट क्लास में जैसा हमने डिस्कस किया कि क्यूमुलेटेड पॉलीन और पॉलीफिनाल्स में अगर हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करना है तो उसके लिए कंडीशन हमने डिस्कस की कि दोज क्यूमुलेटेड पॉलीन इन विच यूनिट्स ऑन टर्मिनल कार्बन एटम्स आर इन परपेंडिकुलर प्लेन एंड आर इंडिविजुअली डिफरेंट डू नॉट हैव पीओएस एंड सीओएस। इसी तरह से पॉलीफिनल सिस्टम के लिए हमने डिस्कस किया कि वो पॉलीफिनल सिस्टम्स जिनमें रिंग्स परपेंडिकुलर हो, रिंग्स पर जो यूनिट्स प्रेजेंट है वो इंडिविजुअली डिफरेंट हो, और साथ में ये भी हमने डिस्कस किया कि नन ऑफ द रिपेलिंग यूनिट शुड बी हाइड्रोजन, क्योंकि आप याद करो अगर उन 4 रिपेलिंग यूनिट्स में एक भी हाइड्रोजन था तो वहां पर हमने रोटेशन फ्री होने की बात की थी। और आप सोचिए अगर 2 रिंग्स जो आपस में कनेक्टेड है उनमें अगर रोटेशन फ्री हुआ तो फिर तो रोटेशन फ्री होने की वजह से एक स्टेज ऐसी भी आएगी जब दोनों रिंग्स सेम प्लेन में होगी, और दोनों रिंग्स अगर सेम प्लेन में हुई तो फिर तो हम एक प्लेन के अराउंड उसे कट करते हुए, उन रिंग्स को कट करते हुए प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात कर सकते हैं। तो पॉलीफिनल सिस्टम में प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो, इसके लिए हमने कंडीशन डिस्कस की थी कि एक तो रिंग्स परपेंडिकुलर होना चाहिए, यूनिट्स ऑन रिंग्स शुड बी इंडिविजुअली डिफरेंट, और साथ में ये भी हमने डिस्कस किया कि नन ऑफ द रिपेलिंग यूनिट शुड बी हाइड्रोजन। उस केस में सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होते हैं। अब इसके बाद में साइक्लिक कंपाउंड्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करते टाइम आपको क्या पॉइंट्स माइंड में रखने चाहिए, उसके लिए मैं कुछ टिप्स आपको दे रहा हूं, समझिए। बात करते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स की। तो साइक्लिक कंपाउंड्स में सबसे पहला जो कंपाउंड मैं ले रहा हूं, आपके पास सपोज ये कंपाउंड है, जिसमें ये सैचुरेटेड कार्बन है और ये दोनों कार्बन अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड है, और इस कार्बन पर मान लेते हैं जो यूनिट प्रेजेंट है दैट इज क्लोरीन। इस कार्बन पर अगर बात की जाए तो यहां भी यूनिट क्लोरीन है, और यहां पर मान लेते हैं कि जो यूनिट्स प्रेजेंट है वो हाइड्रोजन एटम्स है। अब साइक्लिक कंपाउंड की अगर बात की जाए तो जैसा कि आप जानते हैं साइक्लिक कंपाउंड में ध्यान देना अनसैचुरेटेड कार्बन पर जो यूनिट्स प्रेजेंट होती है, रिंग में अनसैचुरेटेड एटम पर जो यूनिट्स प्रेजेंट होती है वो तो रिंग के साथ में सेम प्लेन में प्रेजेंट होती है, लेकिन अगर सैचुरेटेड एटम, रिंग के सैचुरेटेड एटम की अगर बात की जाए तो सैचुरेटेड एटम पर जो यूनिट्स प्रेजेंट होती है आप जानते हैं उनमें से एक यूनिट रिंग के प्लेन के आउटसाइड मतलब वेज पर, और एक यूनिट रिंग के प्लेन के इनसाइड मतलब डैश पर होती है। चलिए इस बात को भी समझ लेते हैं, आप ध्यान देना। ये अगर हमारे पास कंपाउंड है, मान लेते हैं यहां पर एक यूनिट X, इस कार्बन पर यूनिट Y, और ऐसा मान लेते हैं कि इस कार्बन पर जो यूनिट्स हैं वो सपोज A एंड B है। अब आप देखो रिंग की अगर बात की जाए तो रिंग के जो एटम्स हैं उसको तो हम एक जनरल प्लेन में, ध्यान देना एक एवरेज प्लेन में हम इसको कंसीडर करते हैं। सुनिए इस बात को, इस रिंग की अगर बात की जाए तो रिंग को तो हम एक एवरेज प्लेन में कंसीडर करेंगे, मतलब आप ये कह सकते हैं कि ऑल द 5 कार्बन एटम्स ऑफ द रिंग will be considered in an average plane। अब आप देखो मैं बात कर रहा हूं कि इन कार्बन एटम्स पर जो यूनिट्स प्रेजेंट है वो रिंग के प्लेन के रिस्पेक्ट में किस तरह से ओरिएंटेड है, इसका ओरिएंटेशन हमें समझना है। आप ध्यान देना C1 कार्बन की अगर बात की जाए तो ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, C2 कार्बन की अगर बात की जाए
तो ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जबकि C3, C4 एंड C5 कार्बन एटम्स जो हैं ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स हैं। ये दोनों अनसैचुरेटेड कार्बन तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं और ये जो 3 सैचुरेटेड कार्बन एटम्स है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स हैं। अब आप देखो, जैसा कि अभी तक हमने डिस्कस किया है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम की अगर बात की जाए तो इस केस में शेप कैसा होता है? ट्रायंगुलर प्लेनर। मतलब आप ये कह सकते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के जो 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे वो तो एक ही प्लेन में ओरिएंटेड होंगे। अब आप सोचिए, ये अगर एक ही सेम प्लेन में ओरिएंटेड है 120 डिग्री एंगल पर, जिसे हम कहते हैं ट्रायंगुलर प्लेनर शेप, तो हम बात कर सकते हैं इस C1 कार्बन के अगर ये 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। सुनिएगा इस बात को, अगर ये C1 कार्बन के 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं तो इन 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में से एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन का काम करेगा C2 कार्बन के साथ, एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन का काम करेगा C5 कार्बन के साथ, और इसका एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो होगा वो X के साथ सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन का काम करेगा। आप ध्यान देना, यहां पर मैं बात कर रहा हूं out of 3 sp2 hybridized orbitals of C1 carbon atom, one is forming sigma bond with C2 carbon, out of 3 sp2 hybridized orbitals of C1 carbon, one is forming sigma bond with C2 carbon, one is forming sigma bond with C5 carbon and one is forming sigma bond with X। और इसका जो p ऑर्बिटल होगा वो C2 कार्बन के p ऑर्बिटल के साथ कोलेटरल ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। अब एक बात सोचिए, ये अगर हमारे पास C1 कार्बन है और इसका एक sp2 ऑर्बिटल तो C2 के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एक sp2 ऑर्बिटल C5 के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और अगर इसका एक sp2 ऑर्बिटल X के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो फिर तो हम बात कर सकते हैं, देखो रिंग का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो कुछ इस तरह से हो रहा है। दिस इज सपोज C1, C2, 3, 4 एंड 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये रिंग का प्लेन है। और ये अगर रिंग का प्लेन है 1 2 3 4 5, रिंग के अगर 5 कार्बन एटम्स इस प्लेन में एग्जिस्टिंग है, तो व्हाट अबाउट द यूनिट x? जरा आप देखो, x भी तो सेम प्लेन में ही एग्जिस्टिंग है। आप कह सकते हैं, ध्यान देना, दो तरह से आपको समझना होगा, एक तो बोर्ड के प्लेन के रिस्पेक्ट में और एक कॉपी के प्लेन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि बोर्ड पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और कॉपी में आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो आप देखो, अगर आप अपनी नोटबुक के प्लेन की बात करें, कॉपी की अगर बात करें, तो नोटबुक में अगर ये कार्बन C1 है, ये अगर C2 कार्बन है और ये C5 है, तो ध्यान देना C1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये तो हो गया रिंग का प्लेन। और ये अगर रिंग का प्लेन है तो जो यूनिट x है वो भी तो रिंग के प्लेन में प्रेजेंट है ना, ये कॉमन प्लेन है। इसका मतलब हम बात कर सकते हैं कि रिंग के अनसैचुरेटेड एटम पर जो यूनिट्स प्रेजेंट होती है वो तो रिंग के प्लेन में ही प्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं सैचुरेटेड एटम की दो यूनिट्स की। जरा ध्यान देना, यहां पर अगर बात की जाए तो ये जो कार्बन है वो हमारे पास sp3 कार्बन है, और sp3 कार्बन में जैसा कि आप जानते हैं शेप कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। ध्यान देना, यहां पर शेप टेट्राहेड्रल होगा, तो फिर तो जरा देखो, ये हमारे पास sp3 कार्बन के 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। और ध्यान दो, इन 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की अगर बात की जाए तो ध्यान देना, आउट ऑफ दिस 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, one is forming sigma bond with C3 carbon, one is forming sigma bond with C5 carbon, one is forming sigma bond with A and other is forming sigma bond with B। जरा देखो, इन 4 sp3 ऑर्बिटल्स में से C4 कार्बन का एक sp3 ऑर्बिटल तो C3 के साथ बॉन्ड बना रहा है, एक sp3 ऑर्बिटल C4 के साथ बॉन्ड बना रहा है, और बाकी जो दो sp3 ऑर्बिटल्स हैं वो A और B के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। तो फिर तो जरा ध्यान दें, अगर यहां पर इस मॉलिक्यूल, इस कार्बन को, इस शेप को मैं कुछ इस तरह से होल्ड करूं, तो ध्यान देना, ये हमारे पास C4 कार्बन है, इसका एक sp3 ऑर्बिटल तो C5 के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एक sp3 ऑर्बिटल C3 के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो बाकी जो sp3 ऑर्बिटल्स हैं उनमें से एक यूनिट A के साथ और एक यूनिट B के साथ बॉन्ड बना रहा है। जरा देखो, ये रिंग कुछ इस तरह से फॉर्म हो रही है, C4 5 1 2 3, दिस इज 4 5 1 2 3। ध्यान देना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये अगर रिंग का प्लेन है तो ध्यान देना, ये अगर रिंग का प्लेन है
तो अब ये यूनिट्स रिंग के प्लेन में नहीं है, वन इज आउटसाइड द प्लेन एंड अदर इज इनसाइड द प्लेन। ध्यान दें, अगर मैं इसको कॉपी के प्लेन के रिस्पेक्ट में बात करूं तो ये अगर नोटबुक का प्लेन है, ध्यान देना ये C4 कार्बन है, C5 कार्बन है, 1 2 3, दिस इज 1 2 3 4 5, ये अगर रिंग का प्लेन है, अगर 5 कार्बन एटम्स रिंग के जो 5 कार्बन एटम्स है वो अगर इस प्लेन में एग्जिस्टिंग है, आपके नोटबुक के प्लेन में अगर एग्जिस्टिंग है, तो जरा देखो यूनिट ए और बी में से एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर यूनिट विद इन द प्लेन है तो उसे हम कंटिन्यूअस लाइन पर शो करते हैं, जो यूनिट आउटसाइड द प्लेन या अबव द प्लेन होगी उसे वेज पर, और जो यूनिट इनसाइड द प्लेन है या बिलो द प्लेन है उसे हम डैश पर शो करते हैं। तो अब मैं यहां पर आपको ये क्लियर करना चाहूंगा कि रिंग में अनसैचुरेटेड कार्बन पर जो यूनिट्स होंगी वो तो रिंग के साथ में सेम प्लेन में रहेंगी, लेकिन रिंग के सैचुरेटेड एटम पर जो यूनिट्स होंगी उनमें से एक यूनिट आउटसाइड और एक यूनिट इनसाइड होगी। जरा ध्यान देना, फिर तो हम बात कर सकते हैं कि अगर मैं इस मॉलिक्यूल के लिए एक्चुअल 3D रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो ध्यान देना, रिंग के 5 कार्बन एटम्स, जैसा कि हमने बात की है कि उन 5 कार्बन एटम्स को तो हम एक प्लेन में कंसीडर करेंगे, क्योंकि सारे 5 कार्बन एटम्स एक प्लेन में है तो उनको तो मैंने कंटीन्यूअस लाइन पर शो किया है। अनसैचुरेटेड एटम, ध्यान देना हमने डिस्कस किया कि रिंग के अनसैचुरेटेड एटम की जो यूनिट्स होंगी वो रिंग के साथ में सेम प्लेन में रहेंगी। अगर यूनिट्स एक्स और वाई अनसैचुरेटेड कार्बन से अटैच्ड हैं तो फिर इन यूनिट्स को हम शो करेंगे कंटीन्यूअस लाइन पर, क्योंकि ये यूनिट्स भी रिंग के साथ में उसी प्लेन में। ध्यान देना, अगर मैं इस रिंग को बोर्ड के प्लेन में कंसीडर करता हूं तो यूनिट्स एक्स और वाई जो होंगी वो भी बोर्ड के प्लेन में होंगी। अब आप देखो, सैचुरेटेड कार्बन के लिए हमने बात की कि रिंग के सैचुरेटेड एटम पर जो यूनिट्स होंगी उनमें से एक यूनिट प्लेन के आउटसाइड और एक यूनिट प्लेन के इनसाइड होगी। मतलब आप कह सकते हैं कि इसमें से एक यूनिट तो वेज पर और एक यूनिट डैश पर होगी। अब देखो, अभी हमें ये क्लियर नहीं है कि ए और बी में से कौन आउटसाइड है कौन इनसाइड है, तो ये मैं इसमें रैंडमली कंसीडर कर रहा हूं। सपोज यूनिट ए वेज पर है और यूनिट बी डैश पर है। और ध्यान देना, इसी तरह से 3 और 5, क्योंकि ये कार्बन एटम्स भी रिंग के सैचुरेटेड कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो फिर क्लियर है कि इनमें से भी एक यूनिट तो वेज पर और एक यूनिट डैश पर होगी। इसी तरह से इस सैचुरेटेड कार्बन के लिए भी एक यूनिट वेज और एक यूनिट डैश पर होगी। तो अब मैं चाहूंगा, देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए ये इमेज आपके माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए कि अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड आपको दिया हुआ है तो साइक्लिक कंपाउंड की जो अनसैचुरेटेड एटम की यूनिट्स होंगी वो तो रिंग के साथ में सेम प्लेन में रहेंगी, जबकि सैचुरेटेड एटम की यूनिट्स, बिल्कुल आपके माइंड में ये इमेज क्लियर होना चाहिए कि उसमें से एक यूनिट वेज पर और एक यूनिट डैश पर होगी। मतलब देखो, क्वेश्चन तो मोस्टली आपको इसी फॉर्मेट में दिया जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस कंपाउंड को देखने के बाद में आपके माइंड में जो यूनिट ए और बी की इमेज बननी चाहिए उनमें से एक यूनिट वेज पर और एक यूनिट डैश पर बननी चाहिए, तब आप क्वेश्चन सही कर पाएंगे। चलिए, तो अब यहां से मैं इस मॉलिक्यूल में, इन कंपाउंड्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करता हूं। ध्यान देना, जैसा कि इसमें हमने C1 कार्बन, ध्यान देना इस C1 कार्बन और C2 कार्बन की अगर बात की जाए तो इनको तो अनसैचुरेटेड कार्बन लिया है, तो अब ये क्लियर है कि दोनों कार्बन की जो यूनिट्स क्लोरीन है वो रिंग के साथ में सेम प्लेन में रहेगी। जबकि C3 कार्बन की अगर बात की जाए तो ये सैचुरेटेड कार्बन है, और जैसा हमने डिस्कस किया कि सैचुरेटेड कार्बन की यूनिट्स में जो 2 हाइड्रोजन हैं उनमें से एक हाइड्रोजन वेज पर और एक हाइड्रोजन डैश पर रहेगा। मतलब ये मॉलिक्यूल हमारे पास ये मॉलिक्यूल हमारे पास कुछ इस तरह से मॉलिक्यूल होगा जिसमें अनसैचुरेटेड कार्बन की जो यूनिट्स है क्लोरीन एंड क्लोरीन, वो तो इस रिंग के प्लेन में, लेकिन सैचुरेटेड एटम की यूनिट्स अगर आप देखेंगे तो एक आउटसाइड और एक यूनिट इनसाइड है। ध्यान देना, ये अगर रिंग का प्लेन है, ये अगर रिंग का प्लेन है
तो दोनों क्लोरीन्स को तो मैंने प्लेन में लिया है, जबकि दो हाइड्रोजन्स में से एक को वेज और एक को डैश पर लिया है। अब इस मॉलिक्यूल में अगर हम प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करना चाह रहे हैं तो ध्यान देना, देखो दो बात का ध्यान रखें। जब भी आप साइक्लिक मॉलिक्यूल्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करेंगे, सुनिएगा इस बात को, जब भी आप साइक्लिक मॉलिक्यूल्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करेंगे, आपको दो तरह से प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करना है। एक तो आप उस मॉलिक्यूल को रिंग के प्लेन के अलोंग कट करेंगे, बात समझना। एक तो आप उस मॉलिक्यूल को रिंग के प्लेन के अलोंग कट करेंगे, और दूसरा आप उस मॉलिक्यूल को रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर कट करेंगे। समझना इस बात को, दो तरह से आपको मॉलिक्यूल को कट करते हुए प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करना है। एक तो आप उस मॉलिक्यूल को रिंग के प्लेन के अलोंग कट करें, और दूसरा आप उस मॉलिक्यूल को रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर कट करें। अब ध्यान दें, जब आप मॉलिक्यूल को रिंग के प्लेन के अलोंग कट कर रहे हैं या परपेंडिकुलर कट कर रहे हैं, तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि अलोंग द प्लेन अगर आपने मॉलिक्यूल को रिंग के प्लेन के अलोंग कट किया है तो उस मॉलिक्यूल के कौन कौन से एटम्स कट होंगे, और जब आप उस मॉलिक्यूल को रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर कट कर रहे हैं तो कौन कौन से एटम्स कट होंगे। सुनिए इस बात को, देखो अगर मैं इस साइक्लिक मॉलिक्यूल को रिंग के प्लेन के अलोंग कट करता हूं, ध्यान देना, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को रिंग के प्लेन के अलोंग कट करता हूं, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को रिंग के प्लेन के अलोंग कट करता हूं, तो सुनिए इस बात को, रिंग के प्लेन के अलोंग आपने कट किया तो ये क्लियर है कि रिंग के जो 3 कार्बन एटम्स हैं, ध्यान देना, रिंग के जो 3 कार्बन एटम्स हैं वो तो कट होंगे ही। ये जो 3 कार्बन एटम्स हैं 1 यस, ध्यान देना, अगर इस मॉलिक्यूल को रिंग के प्लेन के अलोंग आपने कट किया है तो ध्यान दो, रिंग के प्लेन के अलोंग ये 3 कार्बन एटम्स तो कट होंगे ही। और क्या मैं बात कर सकता हूं, क्योंकि दोनों क्लोरीन भी रिंग के प्लेन में ही प्रेजेंट है तो दोनों क्लोरीन्स भी कट होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इस मॉलिक्यूल को रिंग के प्लेन के अलोंग कट करेंगे तो ध्यान देना, ये क्लोरीन कट होगा, 3 कार्बन एटम्स कट होंगे, और फिर ये क्लोरीन भी कट हो जाएगा। मतलब टोटल 5 एटम्स कट होंगे, रिंग के 3 कार्बन एटम्स कट होंगे और साथ में 2 क्लोरीन भी कट होंगे। लेकिन जब आप मॉलिक्यूल को रिंग के प्लेन के अलोंग कट कर रहे हैं तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि जो सैचुरेटेड कार्बन की यूनिट्स हैं वो कट नहीं होंगी, क्योंकि सैचुरेटेड कार्बन की यूनिट्स में अगर आप देखेंगे तो एक यूनिट रिंग के प्लेन के आउटसाइड और एक यूनिट रिंग के प्लेन के इनसाइड है। जरा इसको आप ऐसे भी समझिए, ये अगर रिंग का प्लेन है तो हमने डिस्कस किया कि सैचुरेटेड एटम की यूनिट्स में एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन है, जबकि अनसैचुरेटेड एटम की जो यूनिट्स हैं वो दोनों क्लोरीन प्लेन में। अब अगर मैं इस मॉलिक्यूल को रिंग के प्लेन के अलोंग कट करता हूं तो दोनों क्लोरीन्स कट होंगे और 3 कार्बन एटम्स भी कट हो जाएंगे। लेकिन आप देखो इस प्लेन के अलोंग सैचुरेटेड एटम के जो 2 हाइड्रोजन है वो कट नहीं होंगे। तो ये कंसेप्ट एकदम आपके माइंड में इमेज क्लियर होना चाहिए कि जब भी मैं मॉलिक्यूल को रिंग के प्लेन के अलोंग कट कर रहा हूं तो रिंग के सैचुरेटेड एटम की यूनिट्स कट नहीं होंगी, क्योंकि उनमें से एक यूनिट वेज पर और एक यूनिट डैश पर है। तो क्वेश्चन है कि अगर मुझे अनसैचुरेटेड एटम की यूनिट्स कट करना है, ध्यान देना, अगर मुझे अनसैचुरेटेड एटम की यूनिट्स को कट करना है तब तो मुझे क्लियर है कि मुझे इस मॉलिक्यूल को रिंग के प्लेन के अलोंग काटना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरे टारगेट ये है कि मैं सैचुरेटेड एटम की यूनिट्स को कट करना चाहता हूं, तो ध्यान देना, सैचुरेटेड एटम की यूनिट्स को कट करने के लिए आपको मॉलिक्यूल को रिंग के प्लेन के अलोंग नहीं, रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर काटना पड़ेगा। सुनिएगा इस बात को, अगर आप इस मॉलिक्यूल को रिंग के प्लेन के, ये अगर रिंग का प्लेन है, इसके अगर आप परपेंडिकुलर कट करें, ध्यान देना, और परपेंडिकुलर में अगर आप इस कार्बन को कट करें तो फिर तो इस कार्बन के साथ साथ इसकी जो वेज और डैश की यूनिट्स होंगी वो भी कट हो जाएंगी। सुनिएगा इस बात को,
अगर आप इस सैचुरेटेड एटम को, आपका अगर टारगेट है कि मुझे इस सैचुरेटेड एटम की जो यूनिट्स है वेज एंड डैश पर है इनको कट करना है, तो फिर तो आपको इस मॉलिक्यूल को रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर इस तरह से कट करना पड़ेगा। ऐसे अगर आपने कट किया तो दोनों हाइड्रोजन्स कट हो जाएंगे और वो कार्बन भी कट हो जाएगा, लेकिन फिर उस कंडीशन में ये यूनिट्स कट नहीं होंगी। तो ये कुछ टिप्स, ये कुछ पॉइंट्स आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, तब आप प्लेन ऑफ सिमेट्री को बहुत आसानी से पहचान पाएंगे। एक पॉइंट तो मैंने आपसे ये कहा कि साइक्लिक कंपाउंड्स में रिंग को तो हम एक एवरेज प्लेन में कंसिडर करेंगे, मतलब रिंग के जो एटम्स होंगे उसको तो हम एक एवरेज प्लेन में कंसिडर करेंगे। रिंग के अनसैचुरेटेड एटम की जो यूनिट्स होंगी वो रिंग के साथ में उसी प्लेन में प्रेजेंट होंगी, लेकिन सैचुरेटेड एटम की जो यूनिट्स होंगी उनमें से एक यूनिट वेज पर और एक डैश पर, मतलब एक आउटसाइड और एक इनसाइड होगी। जब भी आप साइक्लिक मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करेंगे तो आपको दो तरह से प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करना है। एक तो आप उस मॉलिक्यूल को रिंग के प्लेन के अलोंग कट करेंगे और दूसरा आप उस मॉलिक्यूल को रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर कट करेंगे। अब जब आप मॉलिक्यूल को रिंग के प्लेन के अलोंग कट करते हैं तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि जब आपने उसको रिंग के प्लेन के अलोंग कट किया तो रिंग के एटम्स तो कट होंगे ही, साथ में रिंग के अनसैचुरेटेड एटम की जो यूनिट्स होंगी वो भी कट हो जाएंगी। लेकिन रिंग के प्लेन के अलोंग सैचुरेटेड एटम की यूनिट्स कट नहीं होंगी, क्योंकि इसमें से एक प्लेन से आउटसाइड और एक इनसाइड है। और अगर आपके टारगेट में सैचुरेटेड एटम की यूनिट्स है, ध्यान देना, अगर आपके टारगेट में सैचुरेटेड एटम की यूनिट्स है तो इन हाइड्रोजन्स को कट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन हाइड्रोजन्स को कट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस सैचुरेटेड एटम को रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर काटना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने इस सैचुरेटेड एटम को रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर कट किया तो दोनों हाइड्रोजन्स कट होंगे और फिर ये कार्बन भी कट हो जाएगा। ये बात क्लियर हो रही है? अब जरा देखो, अब मैं इस मॉलिक्यूल में दो तरह से प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात कर रहा हूं। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को रिंग के प्लेन के अलोंग कट करता हूं तो बोलो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट या एब्सेंट? प्रेजेंट, क्योंकि देखो जब आपने इसको रिंग के प्लेन के अलोंग कट किया, ध्यान देना, अलोंग द प्लेन ऑफ रिंग अगर मैं बात करूं तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, क्योंकि जब आपने इस मॉलिक्यूल को अलोंग द प्लेन ऑफ रिंग कट किया तो सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन से एटम्स कट होंगे। 3 कार्बन एटम्स कट हो जाएंगे और दोनों क्लोरीन भी कट हो जाएंगे। अलोंग द प्लेन ऑफ रिंग क्लोरीन कट हुआ, 3 कार्बन्स कट हुए और ये क्लोरीन भी कट हो जाएगा। और जो यूनिट्स कट नहीं होंगी वो 2 हाइड्रोजन्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो 2 सेम है तो दे विल बी मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। अब ध्यान देना, ये आपके पास मॉलिक्यूल है, ये दोनों क्लोरीन और ये सैचुरेटेड कार्बन की एक यूनिट हाइड्रोजन वेज पर और एक यूनिट डैश पर। अगर ये रिंग का प्लेन है और मैं अगर इसे रिंग के प्लेन के अलोंग कट कर रहा हूं तो दोनों क्लोरीन कट हुए, फिर ये दोनों कार्बन कट हुए, फिर ये कार्बन कट हुआ, 2 हाइड्रोजन कट नहीं हुए। देखो जो 5 एटम्स कट हो गए, दोनों क्लोरीन और 3 कार्बन, वो 5 एटम्स तो हाफ हाफ अपनी मिरर इमेज बनाएंगे। कैसे? क्लोरीन कट हुआ तो हाफ क्लोरीन विल बी मिरर इमेज ऑफ इट्स सेकंड हाफ, दिस हाफ क्लोरीन विल बी मिरर इमेज ऑफ सेकंड हाफ। इसी तरह से 3 कार्बन भी अपनी हाफ हाफ मिरर इमेज बनाएंगे। और मैंने आपसे पहले भी कहा है, जो आपने प्लेन कंसीडर किया है उसी को अगर आप मिरर इमेजिंग करें तो इस मिरर में इस हाइड्रोजन की इमेज ये हाइड्रोजन बन जाएगा। मतलब वेज वाला हाइड्रोजन अपने डैश वाले हाइड्रोजन की मिरर इमेज देगा अलोंग द प्लेन ऑफ रिंग। तो हम इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात कर सकते हैं। सेकंड, अब पॉइंट आता है कि अगर मैं इस मॉलिक्यूल को रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर कट करता हूं, ध्यान देना, अगर मैंने इसको इस तरह से परपेंडिकुलर कट किया, अगर मैंने इस मॉलिक्यूल को रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर इस तरह से कट किया है, सुनिएगा बात को, तो क्वेश्चन है क्या उस कंडीशन में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी? देखो पहले तो मैं ये चाहूंगा कि आपको ये बात क्लियर होना चाहिए कि जब आप इस मॉलिक्यूल को रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर कट कर रहे हैं तो कौन कौन से एटम्स कट हुए। क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि अब इस कार्बन के साथ साथ ये दोनों हाइड्रोजन भी कट होंगे? क्योंकि आप देखो ये जो 2 हाइड्रोजन है वो एक्चुअल में ऐसे नहीं है, वो एक्चुअल में इस तरह से, मतलब एक वेज पर और एक डैश पर। ध्यान देना, ये आपके पास कंडीशन है, ये जो 2 हाइड्रोजन है उनमें से एक वेज और एक डैश है। और अगर आप मॉलिक्यूल को ऐसे कट कर रहे हैं तो ये वेज वाला हाइड्रोजन कट हुआ, डैश वाला हाइड्रोजन कट हुआ और फिर ये कार्बन भी कट हो जाएगा। ध्यान देना, देखो क्योंकि अगर मैं बात करूं तो ये मॉलिक्यूल आपके पास एक्चुअल में ऐसा होगा, सैचुरेटेड एटम की यूनिट्स में जैसा कि हमने डिस्कस किया,
इनमें से एक हाइड्रोजन वेज पर है और एक हाइड्रोजन डैश पर है। और क्लोरीन्स की अगर बात की जाए तो ये तो रिंग के प्लेन में ही है क्योंकि अनसैचुरेटेड एटम पर प्रेजेंट है। और अगर आप इस मॉलिक्यूल को रिंग के प्लेन के अलोंग कट करें तो ध्यान देना ये जो दो हाइड्रोजन हैं, ये जो दो हाइड्रोजन है वो इस तरह से हैं, और जब आपने इसको प्लेन के परपेंडिकुलर कट किया है तो ये दोनों हाइड्रोजन भी कट हो जाएंगे और साथ में वो कार्बन भी कट हो जाएगा। अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड वे में बात करें, ध्यान देना मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड वे में अगर लिखता हूं तो आपके पास ये कंडीशन कुछ इस तरह से, दिस इज द प्लेन ऑफ रिंग, टू क्लोरीन्स आर लाइंग इन द प्लेन ऑफ रिंग बट आउट ऑफ टू हाइड्रोजन्स वन इज अबव द प्लेन एंड अदर इज बिलो द प्लेन। और अगर आपने इस मॉलिक्यूल को रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर कट हुआ है तो ध्यान देना इस कार्बन के साथ साथ वो दोनों हाइड्रोजन भी कट हो जाएंगे। और अब हम बात कर सकते हैं दिस हाफ पार्ट विल बी मिरर इमेज ऑफ दिस हाफ पार्ट। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। तो ये कंसेप्ट हमारा एकदम क्लियर होना चाहिए कि जब आप मॉलिक्यूल को रिंग के प्लेन के अलोंग कट कर रहे हैं तो कौन कौन से एटम्स कट हो रहे हैं, 3 कार्बन और 2 क्लोरीन। और जो दो एटम्स कट नहीं हुए वो 2 हाइड्रोजन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वेज वाला हाइड्रोजन डैश वाले हाइड्रोजन की मिरर इमेज दे देगा। और जब आपने इसी मॉलिक्यूल को रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर कट हुआ है, और ध्यान देना परपेंडिकुलर कट करते हुए अगर आप कार्बन को कट कर रहे हैं तो जब आप रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर मॉलिक्यूल को कट करेंगे तो सैचुरेटेड एटम के साथ साथ उसकी वेज और डैश वाली यूनिट्स भी कट हो जाएंगी और उसके इसमें आप कह सकते हैं ये पार्ट इस पार्ट का मिरर इमेज होगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट मॉलिक्यूल की, सुनिएगा इस बात को। नेक्स्ट मॉलिक्यूल में इसमें फिर से हमने C1 और C2 कार्बन को डबल बॉन्डेड कार्बन लिया है और मान लेते हैं कि अब इसमें यहां पर एक यूनिट क्लोरीन है और यहां पर भी यूनिट क्लोरीन है। और वेज और डैश, ध्यान देना इस सैचुरेटेड कार्बन पर जैसा कि हमने डिस्कस किया इसमें से एक यूनिट वेज पर और एक यूनिट डैश पर होगी। तो मैं अब इसमें ऐसा मान लेता हूं कि इसमें से एक तो सपोज हाइड्रोजन है और दूसरा इसका आइसोटॉप डी है। यहां पर अब मैंने क्या चेंज किया है, प्रीवियस मॉलिक्यूल में मैंने सैचुरेटेड कार्बन पर दोनों हाइड्रोजन लिए थे, जबकि इस बार मैंने सैचुरेटेड कार्बन पर एक हाइड्रोजन और एक उसका आइसोटॉप ड्यूटेरियम यहां पर लिया है, डी इसमें लिया है। और अब मैं अगर इस मॉलिक्यूल को रिंग के प्लेन के अलोंग कट करता हूं तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जब आप इस मॉलिक्यूल को रिंग के प्लेन के अलोंग कट करेंगे तो कौन कौन से एटम्स कट होंगे, 3 कार्बन एटम्स कट होंगे। ध्यान देना ये जो 3 कार्बन एटम्स है वो कट हो जाएंगे, दोनों क्लोरीन्स कट हो जाएंगे बट हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम कट नहीं हो गए। अब ऐसे में आप सोचिए कि अगर हमने इस मॉलिक्यूल को रिंग के प्लेन के अलोंग कट किया है तो क्लोरीन कट हुआ, 3 कार्बन कट हुए बट ये क्लोरीन कट हुआ बट ये H और D कट नहीं हुए। और अगर ये H और D कट नहीं हुए तो दे कैन नॉट बी मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। मतलब अगर आपने इस मॉलिक्यूल को रिंग के प्लेन के अलोंग कट किया है तो क्योंकि सैचुरेटेड एटम की यूनिट तो कट हुई नहीं है और क्योंकि वो यूनिट डिफरेंट है तो वो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं दे पाएंगी। मतलब इस मॉलिक्यूल में अगर बात की जाए तो ध्यान देना इस मॉलिक्यूल में अगर हम बात करें तो अलोंग द प्लेन ऑफ रिंग प्लेन ऑफ सिमेट्री इज एब्सेंट। क्योंकि आप याद करें जब प्लेन ऑफ सिमेट्री कांसेप्ट हमने स्टार्ट किया था तो मैंने आपसे कहा था कि हमारा टारगेट फिक्स होना चाहिए। आप सोचिए इस मॉलिक्यूल में क्योंकि ये दोनों यूनिट्स डिफरेंट है H और D, तो हमारे टारगेट में H और D को तो हमें रखना ही पड़ेगा क्योंकि देखो H और D एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं हो सकते और H की मिरर इमेज के लिए कोई दूसरा हाइड्रोजन हमारे पास नहीं है और D की मिरर इमेज के लिए कोई दूसरा ड्यूटेरियम भी अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अगर हम चाहते हैं कि हमें इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री मिले तो वो तभी मिल सकती है जब हम इस मॉलिक्यूल के H और D को भी कट करें। और आप सोचिए अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपके टारगेट में सैचुरेटेड एटम की यूनिट्स हैं, अगर आपके टारगेट में ये H और D है तो फिर तो इस H और D को आपको कट करने के लिए मॉलिक्यूल को रिंग के प्लेन के अलाउ नहीं इसके परपेंडिकुलर काटना पड़ेगा। अब आप सुनिए अगर यहां पर
H को हमने वेज पर और D को डैश पर लिया है, और अब मैं इस मॉलिक्यूल को अगर रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर कट करूंगा तो ध्यान देना इस रिंग के प्लेन के, ये रिंग का प्लेन है, और अगर मैं इस प्लेन के परपेंडिकुलर इसको कट करूंगा तो ध्यान देना ये H कट होगा, D कट होगा, और साथ में फिर ये कार्बन भी कट हो जाएगा। सुनिए इस बात को, अगर मैंने इस मॉलिक्यूल को रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर कट किया तो ये समझ में आ रहा है कौन कौन सी यूनिट्स कट होंगी? कार्बन कट होगा, H कट होगा, साथ में D भी कट हो जाएगा, और अगर ये 3 कट हो गए तो दिस पार्ट विल बी मिरर इमेज ऑफ दिस पार्ट। इस केस में हम प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे। आप ध्यान दो, इस मॉलिक्यूल को थोड़ा सा समझने के लिए मैं सिंप्लीफाइड वे में लिख रहा हूं। तो ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, और यहां पर हम बात कर रहे हैं कि H और D इस तरह से, वन इज अबव द प्लेन, अदर इज बिलो द प्लेन, और हमने इस मॉलिक्यूल को ऐसे कट किया रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ये पार्ट इस पार्ट का मिरर इमेज होगा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट मॉलिक्यूल की बात करते हैं। यस, अब इस मॉलिक्यूल में आप ध्यान देना, यहां पर मैंने इस बार C1 कार्बन पर यूनिट क्लोरीन, C2 कार्बन पर ब्रोमीन डिफरेंट यूनिट लिए, और इन दोनों यूनिट्स को फिर से सेम लिया है। अब इसमें अगर हम प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करें तो जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है, हमेशा मैं बात करूंगा कि जब भी आप मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक कर रहे हैं तो आपको उसमें एटम्स का टारगेट डिसाइड करना पड़ेगा। जरा आप देखो, क्या हम बात कर सकते हैं कि इस बार हमारे टारगेट में क्लोरीन और ब्रोमीन को हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने क्लोरीन और ब्रोमीन को टारगेट में नहीं रखा, अगर हमने क्लोरीन ब्रोमीन को कट नहीं किया तो दे कैन नॉट बी मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, या उनके क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए हमारे पास कोई दूसरे क्लोरीन ब्रोमीन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है मिरर इमेज के लिए। तो इसका मतलब हमें इन दोनों एटम्स को कट करना जरूरी है। और जरा देखो, जिन क्लोरीन और ब्रोमीन को हम कट करने की बात कर रहे हैं वो क्योंकि रिंग के अनसैचुरेटेड एटम पर प्रेजेंट है, डबल बॉन्डेड कार्बन पर प्रेजेंट है, तो ये भी क्लियर है कि ब्रोमीन और क्लोरीन जो होंगे वो रिंग के साथ में सेम प्लेन में होंगे। अगर आप इन दोनों को कट करना चाह रहे हैं तो फिर तो इस मॉलिक्यूल को रिंग के प्लेन के अलोंग काट दो, क्योंकि अगर आपने इसको रिंग के प्लेन के अलोंग कट किया तो देखो क्लोरीन कट होगा, 3 कार्बन्स कट हो जाएंगे, ब्रोमीन भी कट हो जाएगा। ब्रोमीन अगर कट हुआ तो हाफ ऑफ मिरर इमेज, क्लोरीन कट हुआ हाफ ऑफ मिरर इमेज, 3 कार्बन्स कट हो गए वो भी हाफ ऑफ मिरर इमेज, और जो 2 हाइड्रोजन कट नहीं हुए दे विल बी मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ध्यान दो, ये क्लोरीन ये ब्रोमीन दोनों रिंग के प्लेन में, इन दोनों को कट करते हुए आप मॉलिक्यूल को रिंग के प्लेन के अलोंग कट करें तो ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन का मिरर इमेज मिल जाएगा। मतलब यहां पर अगर बात की जाए along the plane of ring, plane of symmetry is present। लेकिन अब जरा ध्यान देना, अगर मैं इसी मॉलिक्यूल को रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर कट करता हूं, ध्यान देना, अगर मैंने इस मॉलिक्यूल को रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर कट किया तो समझ में आ रहा है क्या क्या कट होगा। अगर आपने इसको रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर कट किया और अगर आपने इस कार्बन को कट किया तो ये दोनों हाइड्रोजन भी कट हो जाएंगे। ये हाइड्रोजन कट हुआ, ये हाइड्रोजन कट हुआ, ये कार्बन कट हुआ, लेकिन जरा देखो इस बार ये पार्ट इस पार्ट का मिरर इमेज नहीं हो सकता। मतलब इस मॉलिक्यूल में अगर मैं परपेंडिकुलर प्लेन के अलोंग बात करूं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगी। चलिए इसमें एक और मॉलिक्यूल लेते हैं। अब इस बार मैंने मॉलिक्यूल में ध्यान देना, C1 कार्बन पर ब्रोमीन, C2 कार्बन पर क्लोरीन और C3 कार्बन पर एक यूनिट H और एक यूनिट D लिए। और अब जरा देखो, बात अगर टारगेट की जाए तो अब हमें यह समझना होगा कि अगर हम इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री चाहते हैं तो क्या मैं कह सकता हूं, फिर तो हमारे टारगेट में क्लोरीन, ब्रोमीन, H और ड्यूटेरियम चारों होने चाहिए, क्योंकि चारों में आप देखो डिफरेंस है और इनकी मिरर इमेज के लिए सिमिलर एटम अवेलेबल है नहीं। अब आप सोचिए, अगर हमें H और D को काटना है, साथ में ब्रोमीन और क्लोरीन को भी काटना है, तो क्या ये पॉसिबल होगा कि एक कॉमन प्लेन के अलोंग हम इन चारों एटम्स को कट कर पाए? नो, क्योंकि आप देखो, अगर आपने इसको अलोंग द प्लेन ऑफ रिंग कट किया तो H और D कट नहीं होंगे, और अगर आपने इस सैचुरेटेड कार्बन को रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर कट किया
तो H और D तो कट हो जाएंगे, बट दिस ब्रोमीन एंड क्लोरीन कैन नॉट बी मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल की अगर बात की जाए तो ध्यान देना, इस मॉलिक्यूल में along the plane of ring, plane of symmetry absent। और अगर बात की जाए परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग, ध्यान देना, अगर मैं इसमें परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग की बात करता हूं तब भी प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगी। ये बात क्लियर हो रही है? चलिए एक और मॉलिक्यूल की बात करते हैं। सपोज मेरे पास ये कंपाउंड है साइक्लोपेंटेन, और अगर मैं इस साइक्लोपेंटेन को अलोंग द प्लेन कट करता हूं, ध्यान देना, अगर मैं इस साइक्लोपेंटेन को अलोंग द प्लेन कट करता हूं तो पहले तो ये समझ में आ रहा है कि अलोंग द प्लेन अगर आपने कट किया तो कितने एटम्स कट होंगे? इसके 5 कार्बन। क्योंकि जरा देखो, इसलिए मैं 5 कार्बन की बात कर रहा हूं कि इस बार जो कंपाउंड हमने लिया उसके सभी 5 कार्बन एटम सैचुरेटेड है, और अगर सभी कार्बन एटम सैचुरेटेड है तो फिर तो ये क्लियर है कि इस कार्बन की जो यूनिट्स होंगी हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, एक यूनिट वेज पर और एक यूनिट इसमें डैश पर होगी। ऐसे यहां भी एक यूनिट वेज और अदर यूनिट डैश पर होगी, यहां भी वन ऑफ द यूनिट विल बी ऑन वेज, other on dash, one unit on wedge, other on dash, and same wedge and dash, because all the 5 carbon atoms are saturated। तो फिर तो हम बात कर सकते हैं कि अगर मैंने इस मॉलिक्यूल को रिंग के प्लेन के अलोंग कट किया है तो रिंग के प्लेन के अलोंग कार्बन एटम्स तो कट होंगे बट हाइड्रोजन्स कट नहीं होंगे। अब जरा देखो, ये अगर रिंग का प्लेन है तो जो 5 कार्बन एटम्स हैं उन सभी में हाइड्रोजन कैसे है? एक वेज एक डैश। यहां भी C2 कार्बन पर हाइड्रोजन वेज एंड डैश, C3 पर वेज एंड डैश, C4 पर वेज एंड डैश और C5 पर भी वेज एंड डैश। अब जब सभी कार्बन के सैचुरेटेड कार्बन यूनिट्स वेज एंड डैश पर है और अगर मैंने इसको रिंग के प्लेन के अलोंग कट किया है तो 5 कार्बन एटम्स तो कट होंगे बट हाइड्रोजन्स कट नहीं होंगे। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर हर सैचुरेटेड कार्बन की वेज और डैश यूनिट सेम है तो फिर तो हम बात कर सकते हैं इस प्लेन के अलोंग इस मिरर में वेज वाला हाइड्रोजन डैश वाले की मिरर इमेज हो जाएगा। ऐसे ही C2 कार्बन का जो वेज वाला हाइड्रोजन है वो डैश की मिरर इमेज, C3 कार्बन का वेज उसके डैश की मिरर इमेज, C4 कार्बन का वेज उसके डैश की मिरर इमेज और C5 कार्बन का वेज उसके डैश की मिरर इमेज होगा। तो हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। और आप देखो, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर कट करता हूं, समझना बात को, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर कट करता हूं तब भी मुझे प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी, क्योंकि परपेंडिकुलर प्लेन में ये कार्बन कट होगा और इसके दोनों हाइड्रोजन कट हो जाएंगे और ये पार्ट इस पार्ट का मिरर इमेज मिल जाएगा। तो यहां पर हम मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री की अगर बात कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल में हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री दोनों तरह से मिल जाएगी। अब जरा ध्यान देना, यहां पर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं जो आगे आपको साइक्लिक कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करने में हेल्प करेगा। जरा आप देखो, मैंने यहां पर कहा कि अगर हम इस मॉलिक्यूल को रिंग के प्लेन के अलोंग कट करेंगे तो 5 कार्बन एटम्स कट होंगे, लेकिन सभी 5 कार्बन की वेज एंड डैश वाली यूनिट्स कट नहीं होंगी। लेकिन फिर भी हमने कहा प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। क्यों? बिकॉज ईच सैचुरेटेड कार्बन इज हैविंग 2 सिमिलर यूनिट्स ऑन इट्स वेज एंड डैश। तो इसलिए हमने कहा कि यूनिट सेम है तो दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे की मिरर इमेज हो जाएंगे। लेकिन अब आप सोचना, अगर इन 5 सैचुरेटेड कार्बन में से एक भी कार्बन, एनी वन कार्बन, इन 5 में से कोई भी एक कार्बन आप ले लो आपकी चॉइस का, मान लेते हैं यहां पर जो यूनिट प्रेजेंट है C1 कार्बन पर जो यूनिट प्रेजेंट है, अगर मैंने एक यूनिट H और मान लेते हैं दूसरी यूनिट मैंने यहां पर D ले ली है, केवल एक 5 कार्बन में से जितने भी कार्बन प्रेजेंट है उनमें से केवल एक सैचुरेटेड कार्बन मैंने ऐसा लिया है जिसकी 2 यूनिट डिफरेंट है। तो आप सोचिए, क्या इस कंडीशन में अलोंग द प्लेन हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल पाएगी? नो। क्योंकि आप सोचिए, अगर वेज और डैश वाली यूनिट अलग अलग है, ध्यान देना, इनमें से हाइड्रोजन मैंने वेज पर लिया है और डी को मैंने डैश पर लिया है, ये अगर एच और डी है, केवल एक कार्बन की यूनिट डिफरेंट है, और अगर आपने इस मॉलिक्यूल को रिंग के प्लेन के अलोंग कट किया तो बाकी 4 कार्बन पर तो आप कह सकते हैं कि वेज एंड डैश यूनिट सेम है तो एक दूसरे की मिरर इमेज हो जाएंगी, लेकिन एच एंड डी कैन नॉट बी मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो फिर इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगी। इसका मतलब मैं चाहूंगा कि जब भी आप साइक्लिक मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक कर रहे हैं तो मैंने आपसे कहा कि 2 तरह से चेक करो, अलोंग द प्लेन ऑफ रिंग
और रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो आप सोचिए अलोंग द प्लेन ऑफ रिंग आपको कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक नहीं करना चाहिए अगर उस रिंग के एक भी सैचुरेटेड एटम की दो यूनिट्स डिफरेंट हो। क्योंकि आप सोचिए जितने भी सैचुरेटेड एटम्स प्रेजेंट है, मान लेते हैं 4, 5, 6 रिंग जितने भी एटम्स किए, अगर उन एटम्स में से एक भी सैचुरेटेड एटम की दो यूनिट डिफरेंट हो गई, वेजो डैश वाली यूनिट डिफरेंट हो गई, तो अलोंग द प्लेन तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको कभी भी नहीं मिलेगी। तो आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं अगर आपके पास एक ऐसा साइक्लिक कंपाउंड है जिसके एटम्स, रिंग के एटम्स में से एक भी सैचुरेटेड एटम, अगर सिंगल सैचुरेटेड एटम ऐसा प्रेजेंट है जिसकी वेज और डैश की यूनिट डिफरेंट है, तो आपको अलोंग द प्लेन तो कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अलोंग द प्लेन आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिल पाएगी। तो अपना टाइम बचाओ। ऐसे कंपाउंड्स में केवल आप उसको रिंग को उसके प्लेन के परपेंडिकुलर कट करो। क्योंकि आप देखो, फिर से टारगेट की बात करें, अगर आप चाहते हैं कि आपको उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिले, तो आप सोचिए वो तभी मिल सकती है जब आप एच और डी दोनों को कट करें। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर आपके टारगेट में रिंग के सैचुरेटेड एटम की यूनिट्स हैं, तो आपको उस सैचुरेटेड एटम को रिंग के प्लेन के अराउंड नहीं, परपेंडिकुलर काटना पड़ेगा। तो अगर आप इस मॉलिक्यूल को रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर कट करेंगे, तो आपको यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। क्योंकि अगर आपने इसको रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर कट किया, तब आप कह सकते हैं कि एच और डी दोनों कट हो जाएंगे। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब अगर आपके पास कोई भी साइक्लिक कंपाउंड ऐसा दिया हो जिसमें एक भी रिंग के एक भी सैचुरेटेड एटम की दो यूनिट अगर डिफरेंट हो, तो आपको उस मॉलिक्यूल को रिंग के प्लेन के अलोंग प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उस केस में आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री कभी मिलेगी ही नहीं। तो अपना टाइम बचाओ। जब आपके पास ऐसा साइक्लिक कंपाउंड हो जिसका एक भी सैचुरेटेड एटम की दो यूनिट डिफरेंट हो, तो आप उस मॉलिक्यूल में केवल और केवल प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे चेक करेंगे? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग, मतलब इस तरह से चेक करेंगे। ये बात समझ में आ गई? तो इस तरह से हमने साइक्लिक कंपाउंड्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात की। So this is the concept of plane of symmetry in different category of compounds. अब बात करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री की। ध्यान देना, सेंटर ऑफ सिमेट्री का कंसेप्ट समझते हैं। देखो, सेंटर ऑफ सिमेट्री की अगर बात की जाए तो कंसेप्ट क्या है, ध्यान देना। सेंटर ऑफ सिमेट्री मैं पहले आपको एक सिंपल एक ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करके बताता हूं। मान लो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। अब अगर आपको इस ऑब्जेक्ट में सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करना है, ध्यान देना, अगर आपको इस ऑब्जेक्ट में सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? जो भी गिवन ऑब्जेक्ट है या जो भी गिवन मॉलिक्यूल है, उसके सेंटर में आपको एक इमेजिनरी पॉइंट कंसिडर करना होगा। और ये इमेजिनरी पॉइंट कैसा होना चाहिए कि अगर इस इमेजिनरी पॉइंट से कोई भी एक स्ट्रेट लाइन पास होती है, ध्यान देना, अगर इस इमेजिनरी पॉइंट से कोई भी एक स्ट्रेट लाइन पास करते हैं, तो उस स्ट्रेट लाइन पर, उस इमेजिनरी पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर, उस स्ट्रेट लाइन के इमेजिनरी पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर उसके ऑपोजिट एंड पर यूनिट्स सेम होना चाहिए। ध्यान देना, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट में सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक कर रहा हूं, तो मुझे क्या करना होगा? सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए मुझे उस मॉलिक्यूल के या ऑब्जेक्ट के सेंटर में एक पॉइंट इमेजिन करना है। और ये पॉइंट कैसा होना चाहिए? ध्यान दो, इस पॉइंट से अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूं, तो इस स्ट्रेट लाइन के इस पॉइंट से ऑपोजिट एंड्स पर, ध्यान देना, इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर जो इसके ऑपोजिट एंड्स हैं, अगर एक एंड पर यूनिट ए है, तो इसके सेम डिस्टेंस पर ऑपोजिट एंड पर यूनिट क्या होनी चाहिए? ए ही होना चाहिए। एंड दिस इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी स्ट्रेट लाइन विच में पास थ्रू दिस पॉइंट। समझना इस बात को अच्छे से। मैंने आपसे कहा कि सेंटर ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूल में या ऑब्जेक्ट में सेंटर में एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट होता है जिस पॉइंट से पास होने वाली हर स्ट्रेट लाइन के ऑपोजिट एंड पर सेम डिस्टेंस पर यूनिट सेम मिलना चाहिए। अब मैंने आपसे कहा कि every straight line which may pass through this point should have similar units on its opposite ends present at the same distance from that point.
मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट से पास होने वाली हर स्ट्रेट लाइन के ऑपोजिट एंड पर सेंटर से सेम डिस्टेंस पर हम चाहते हैं कि यूनिट सेम हो। अब पॉइंट ये आता है कि इस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन कितनी पास हो सकती है। तो क्या मैं कह सकता हूं एक पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइंस जो हैं वो तो इनफाइनाइट हो सकती है। तो क्वेश्चन है कि हमने तो ये स्टेटमेंट दिया कि एवरी स्ट्रेट लाइन विच में पास थ्रू द पॉइंट, और हम ये कह रहे हैं कि इसमें से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है। तो क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने के लिए इनफाइनाइट लाइंस के ऑपोजिट एंड पर यूनिट सेम होना चाहिए? यस। ध्यान देना, मैं ये चाहूंगा कि अगर इस पॉइंट से ये स्ट्रेट लाइन अगर पास होती है तो अगर इसके एक एंड पर यूनिट बी है तो इसके दूसरे एंड पर सेम डिस्टेंस पर यूनिट बी होना चाहिए। मान लेते हैं अगर हमने कहा कि हमने ये एक स्ट्रेट लाइन इस डायरेक्शन में ड्रॉ की और अगर इसके इस एंड पर मान लेते हैं यूनिट डी है, तो अब हम चाहेंगे कि जब इस लाइन को हम 180 डिग्री ऑपोजिट साइड में सेम इक्वल डिस्टेंस तक अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो इसके अपोजिट एंड पर इक्वल डिस्टेंस पर यहां पर भी यूनिट क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। एंड दिस इज नेसेसरी फॉर एवरी स्ट्रेट लाइन विच में पास थ्रू दिस पॉइंट। और यही आता है बात यहां पर कि इस पॉइंट में से ऐसे तो इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती है, तो क्या इनफाइनाइट लाइंस पर यूनिट सेम होना जरूरी है? यस। यहां पर अगर यूनिट ई है तो फिर यहां भी यूनिट ई होना चाहिए, और अगर यहां पर यूनिट सपोज एक्स है तो यहां भी यूनिट एक्स होना चाहिए। अब पॉइंट ये आता है कि मान लेते हैं कि इस पॉइंट से हमने कहा भी स्ट्रेट लाइन पास हो सकती है, और ऐसा मान लेते हैं कि उन स्ट्रेट लाइंस में से इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइंस पास हो सकती है। अब ऐसा मान लेते हैं कि उन इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन में से केवल एक स्ट्रेट लाइन ऐसी है। ध्यान देना, ऐसा मैं यहां पर कंसीडर कर रहा हूं कि उन इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइंस में से मान लेते हैं केवल और केवल एक सिंगल स्ट्रेट लाइन ऐसी है जो इस पॉइंट से पास हो रही है, और इस लाइन के ऑपोजिट एंड्स पर मान लेते हैं कि यहां पर यूनिट x और यहां पर यूनिट y है। आउट ऑफ इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइंस which may pass through this point, suppose there is a single straight line which is having different units on its opposite ends, then what about the center of symmetry? The answer is, in that case, center of symmetry in the molecule will be absent. उस कंडीशन में हम इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट कंसीडर करेंगे। और इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होने का रीजन समझ में आ रहा है? ये लाइन, क्योंकि ये एक लाइन हमारे पास ऐसी है जिसके ऑपोजिट एंड पर हम बात करें कि यूनिट्स डिफरेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करें कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइंस पास हो सकती हैं, तो हम चाहेंगे कि सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने के लिए उन इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइंस के ऑपोजिट एंड पर हमें यूनिट्स सेम मिलना चाहिए। अब आप ध्यान दें, किसी भी मॉलिक्यूल में, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर हम चाहते हैं कि सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें उस मॉलिक्यूल के सेंटर में एक पॉइंट इमेजिन करना होगा, और फिर हम चाहेंगे कि उस पॉइंट से पास होने वाली जो इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइंस हैं, उन सभी इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइंस के ऑपोजिट एंड पर यूनिट्स सेम होना चाहिए। तो अब एक पॉइंट आता है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने के लिए हमें इनफाइनाइट लाइंस चेक करनी पड़ेगी, और सभी इनफाइनाइट लाइंस पर यूनिट सेम होना चाहिए अपोजिट एंड पर। तो इसका मतलब तो फिर ये हुआ, अब समझना बात को, कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करना है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आपको उस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट करने का नहीं, आपको उस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट करने के इंटेंशन से सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करना चाहिए। क्योंकि आप सोचिए, अगर आपका इंटेंशन उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट करने का है, तो चेक करो इनफाइनाइट लाइंस, और हर इनफाइनाइट लाइन, हर स्ट्रेट लाइन के ऑपोजिट एंड पर यूनिट सेम होना चाहिए। लेकिन आप सोचिए, अगर आप गिवन मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री इस इंटेंशन से चेक कर रहे हैं कि आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट मिल जाए, तो उसके लिए तो फिर केवल और केवल आपको एक स्ट्रेट लाइन उस पॉइंट में से ऐसी पास करनी पड़ेगी, एक स्ट्रेट लाइन केवल आपको ऐसी सर्च करनी पड़ेगी जो उस पॉइंट से पास होती हो, और उसके अपोजिट एंड पर अगर मुझे यूनिट डिफरेंट मिल जाए तो मैं उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होने की बात करूंगा। देखो, प्लेन ऑफ सिमेट्री जब हम चेक करते हैं तो हमारा इंटेंशन अलग होता है, और जब सेंटर ऑफ सिमेट्री हम चेक करते हैं तो हमारा इंटेंशन अलग होना चाहिए। कैसे? हम प्लेन ऑफ सिमेट्री में बात करते हैं कि एक मॉलिक्यूल से में से इनफाइनाइट प्लेन पास हो सकते हैं, और अगर इनफाइनाइट प्लेन पास हो सकते हैं कि तो हमें उस कंडीशन में केवल एक ऐसा प्लेन सर्च करना होता है
जो उस मॉलिक्यूल को ऐसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें विच आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, प्लेन ऑफ सिमेट्री विल बी प्रेजेंट। तो जब भी आप प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक कर रहे हैं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने के इंटेंशन से चेक करें, क्योंकि उसके लिए केवल आपको सिंगल एक ऐसा प्लेन सर्च करना होगा जो मॉलिक्यूल को ऐसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे विच आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। और जब आप सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक कर रहे हैं तो सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करते टाइम मैं चाहूंगा कि आपका इंटेंशन मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट करने का होना चाहिए, क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होने के लिए आपको क्या चाहिए, जो इमेजिनरी पॉइंट आपने मॉलिक्यूल के सेंटर में इमेजिन किया है उस पॉइंट से पास होने वाली केवल आपको एक सिंगल स्ट्रेट लाइन ऐसी सर्च करना है जिसके अपोजिट एंड पर, उस पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर अपोजिट एंड पर यूनिट अगर डिफरेंट मिल जाए तो केवल एक लाइन अगर आपको ऐसी मिल गई जिसमें यूनिट डिफरेंट है तो हम कह देंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। लेकिन अगर आपने कहा कि सर हमने एक मॉलिक्यूल हमें ऐसा दिया गया और उसमें हमने सेंटर में एक पॉइंट इमेजिन किया और आपने कहा था कि केवल एक लाइन आपको ऐसी सर्च करना है जो उस पॉइंट से पास हो जहां पर यूनिट्स डिफरेंट हो, तो हमने ऐसा ही किया, हमने एक पॉइंट इमेजिन किया सेंटर में और हमने सर्च करना स्टार्ट किया कि एक लाइन हमें ऐसी मिल जाए जो उस पॉइंट से पास होती हो और उसके अपोजिट एंड पर यूनिट डिफरेंट हो, तो हम सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट कह देंगे। लेकिन हमें तो एक भी लाइन ऐसी नहीं मिली जिस पर यूनिट सेम डिफरेंट हो, हमें तो हर स्ट्रेट लाइन पर जो उस पॉइंट से पास हो रही थी हर स्ट्रेट लाइन पर हमें यूनिट सेम मिली। अगर ऐसा है तो ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो जाएगा। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री। ध्यान देना, मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं, एन इमेजिनरी पॉइंट present in a molecule in such a way that every straight line passing through the point is having similar units on its opposite ends present at the same distance from that point is called center of symmetry। लेकिन मैं चाहूंगा कि जब आप सेंटर ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूल में चेक कर रहे हैं तो अब सेकेंड पॉइंट को आप अप्लाई करें, if even a single straight line, ध्यान देना, if even a single straight line is passing through the point and is having different units on its opposite ends, the center of symmetry will be absent। So this is about center of symmetry and plane of symmetry। Center of symmetry के एप्लीकेशन में कुछ मॉलिक्यूल्स पर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। थैंक यू एवरीवन, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री का कंसेप्ट मैंने आपको एक ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करके बताया था, आप याद करें। ये कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था कि अगर एक ऑब्जेक्ट में हमें सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करना है तो उसके लिए गिवन ऑब्जेक्ट या एक मॉलिक्यूल में अगर आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करना है तो उस मॉलिक्यूल में या ऑब्जेक्ट में सेंटर में एक पॉइंट आपको ऐसा इमेजिन करना होता है जिस पॉइंट से पास होने वाली हर स्ट्रेट लाइन के ऑपोजिट एंड पर यूनिट हमें सेम मिलना चाहिए। मतलब ये कि अगर इस पॉइंट से एक लाइन अगर मैं इस डायरेक्शन में ड्रॉ करता हूं और यहां पर मान लेते हैं यूनिट ए प्रेजेंट है, तो इसी लाइन को जब मैं 180 डिग्री ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस तक एक्सटेंड करूंगा, ध्यान देना, सेम डिस्टेंस तक अगर मैं इसे ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड करता हूं तो मुझे यहां पर भी यूनिट ए मिलना चाहिए। एंड दिस इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी स्ट्रेट लाइन विच में पास थ्रू दिस पॉइंट। अब जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि इस पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती हैं, तो ये हमने डिस्कस किया था कि क्या फिर इनफाइनाइट लाइंस की रिक्वायरमेंट होगी कि यूनिट हमें सेम मिलना चाहिए ऑपोजिट एंड पर। यस, मैं किसी भी डायरेक्शन में अगर लाइन ड्रॉ करता हूं और यहां पर मान लेते हैं अगर मुझे यूनिट बी मिला तो ऑपोजिट साइड में इसके दूसरे एंड पर भी मुझे यूनिट बी मिलना चाहिए। अगर मैंने इस डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ की है और यहां पर यूनिट सी है तो इसके अपोजिट साइड में यहां भी यूनिट सी होना चाहिए। अगर यहां पर यूनिट मान लेते हैं डी है तो अपोजिट साइड में यहां पर भी यूनिट डी होना चाहिए। तो दिस इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी स्ट्रेट लाइन विच में पास थ्रू दिस पॉइंट। हर वो स्ट्रेट लाइन जो इस पॉइंट से पास हो सकती है उस लाइन के ऑपोजिट एंड्स पर यूनिट सेम होना चाहिए। और अगर हम बात करें कि उन इनफाइनाइट लाइंस में से जो इस पॉइंट से पास हो सकती हैं, अगर उन इनफाइनाइट लाइंस में से एक सिंगल लाइन भी ऐसी प्रेजेंट हो, ध्यान देना, मैं बात कर रहा हूं इवन ओनली अ सिंगल लाइन इफ पासिंग थ्रू दिस पॉइंट which is suppose having different units on its opposite ends, because of this even this single straight line with different units, the center of symmetry in this molecule will be considered to be absent। हम इस मॉलिक्यूल में उस कंडीशन में सेंटर ऑफ सिमेट्री कंसीडर नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए मैंने आपसे कहा बच्चों कि अगर आपको किसी भी मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करना है
तो आपका इंटेंशन उस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट करने का नहीं, आप किस इंटेंशन से सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करेंगे? सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट करने के इंटेंशन से। क्योंकि एक बात सोचिए, अगर आप मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक कर रहे हैं कि प्रेजेंट है एब्सेंट है, और अगर आप इस इंटेंशन से चेक कर रहे हैं कि सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, तो प्रेजेंट होने के लिए आपको कितनी लाइंस चेक करनी पड़ेगी? इनफाइनाइट लाइंस आपको चेक करनी पड़ेगी कि हर लाइन पर यूनिट सेम होना चाहिए। लेकिन अगर आप उसी मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट करने के इंटेंशन से चेक करें, तो फिर आपको इनफाइनाइट लाइंस रिक्वायर्ड नहीं है, केवल एक स्ट्रेट लाइन उस पॉइंट से पास होने वाली ऐसी रिक्वायर्ड है जिसके अगर अपोजिट एंड्स पर यूनिट डिफरेंट हो, तो बस उस लाइन के मिलने के साथ में हमारा आंसर क्लियर होगा कि सेंटर ऑफ सिमेट्री विल बी एब्सेंट। तो इसी तरह से देखो, मैं कुछ मॉलिक्यूल्स पर इसकी एप्लीकेशन आपको एक्सप्लेन करता हूं, आप ध्यान देना। अगर हम बात करें कि इसमें चलिए पहले एक सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं इसमें। सपोज ये मॉलिक्यूल मेरे पास है, और इस मॉलिक्यूल में अगर मैं सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करता हूं, तो सबसे पहले तो देखो, सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए हमें क्या करना है? मॉलिक्यूल के सेंटर में एक पॉइंट हमें इमेजिन करना है। तो इस मॉलिक्यूल के सेंटर में एक पॉइंट मैंने इमेजिन किया यहां पर, और अब इस पॉइंट से मुझे उस स्ट्रेट लाइन को सर्च करना है। ध्यान देना, मेरा इंटेंशन अब यहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट करने का है, और एब्सेंट करने के लिए मुझे क्या करना है? केवल एक लाइन ऐसी सर्च करना है जो अगर इस पॉइंट से पास हो और उसके अपोजिट एंड पर यूनिट्स डिफरेंट हो, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री विल बी एब्सेंट। और ध्यान देना, इसके लिए तो मैं बात कर सकता हूं कि अगर मैं यहां पर ये स्ट्रेट लाइन कंसीडर करूं, तो जरा ध्यान देना, इस स्ट्रेट लाइन के अपोजिट एंड पर यूनिट्स क्योंकि डिफरेंट है, तो बस एक सिंगल लाइन भी अगर आपको ऐसी मिल जाए जिसके अपोजिट एंड पर यूनिट्स डिफरेंट है, तो फिर हम बात करेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री विल बी एब्सेंट। लेकिन आप देखो, अगर हम बात करें इस मॉलिक्यूल की, और इस मॉलिक्यूल में अगर मैं सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करता हूं, तो देखो फिर से मैंने इस मॉलिक्यूल के सेंटर में एक पॉइंट इमेजिन किया है, और अब मेरा इंटेंशन यहां पर यह कि मैं सेंटर ऑफ सिमेट्री में एब्सेंट चाहता हूं। और एब्सेंट के लिए मुझे कौन सी लाइन सर्च करना है? एक स्ट्रेट लाइन ऐसी सर्च करना है जो इस पॉइंट से पास होती हो और उसके अपोजिट एंड पर यूनिट्स डिफरेंट मिले। अब ध्यान देना, अगर मैंने एक ऐसी लाइन को सर्च करना स्टार्ट किया जिसके अपोजिट एंड पर मैं चाहता हूं यूनिट्स डिफरेंट हो, तो जरा ध्यान देना, इस स्ट्रेट लाइन पर तो मुझे यूनिट सेम मिली, इस स्ट्रेट लाइन पर भी यूनिट सेम मिली, तो फिर तो यहां पर मैं बात कर सकता हूं कि इस मॉलिक्यूल में मेरे पास ऐसी लाइन अवेलेबल नहीं है जिसके अपोजिट एंड पर यूनिट्स डिफरेंट हो। यहां पर आप कह सकते हैं एवरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट इज हैविंग सिमिलर यूनिट। आप और कोई भी लाइन ड्रॉ कर लें, मान लो अगर आप कहते हैं कि इस साइड में अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, तो इफ देयर इज नथिंग ऑन दिस एंड, आप कह सकते हैं इसके अपोजिट एंड पर भी सिमिलरली यहां भी कुछ अवेलेबल नहीं है। तो फिर तो हम कह सकते हैं कि हर स्ट्रेट लाइन पर यहां पर उसके अपोजिट एंड पर कंडीशंस एकदम सेम है, और कंडीशंस अगर सेम है तो फिर तो हम बात कर सकते हैं, इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री, और मॉलिक्यूल्स पर इसको अप्लाई करते हैं, ध्यान देना। अब जरा देखो, ये मॉलिक्यूल अगर मेरे पास है और इस मॉलिक्यूल में अगर मैं सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करता हूं, देखो मैं आपको बताता हूं मिस्टेक आप कब करेंगे। सेंटर ऑफ सिमेट्री में आपसे मिस्टेक तब होगी जब आप मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट करने के इंटेंशन से सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करेंगे। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, स्टूडेंट्स यूजुअली इस एग्जांपल में क्या करते हैं, वो मानते हैं कि सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री को किस तरह से प्रेजेंट मानते हैं, वो ऐसा सोचता है कि यहां पर मैं एक सेंटर इमेजिन कर लूं। देखो पहले तो यहां पर सेंटर इमेजिन करना ही गलत है, क्योंकि सेंटर तो आपको मॉलिक्यूल के सेंटर में ही इमेजिन करना है ना। सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए तो जो पॉइंट आपको इमेजिन करना है वो तो मॉलिक्यूल के सेंटर में ही इमेजिन करना है। लेकिन स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, देखो यहां पर एक इमेजिनरी पॉइंट कंसीडर किया और स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है
कि अगर मैं इस साइड में एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो H प्रेजेंट है, और इसके अपोजिट साइड में अगर मैंने यहाँ पर इसको एक्सटेंड किया तो यहाँ भी H प्रेजेंट है। फिर वो कहते हैं कि यहाँ पर F प्रेजेंट है, तो इसके अपोजिट साइड में यहाँ भी F प्रेजेंट है, तो हो गया सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। लेकिन आप सोचिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट करने के लिए केवल दो लाइंस पर यूनिट सेम मिलना ही सफिशिएंट नहीं है। सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने के लिए तो आपको हर उस स्ट्रेट लाइन की पास बात करनी होगी जो इस पॉइंट से पास हो सकती है, कि एवरी स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट शुड हैव सेम यूनिट्स और सेम कंडीशन ऑन इट्स ऑपोजिट एंड्स। अब ऐसे में आप सोचिए, अगर मैं यहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट करने की बात कर रहा हूं तो केवल दो लाइन से नहीं, मुझे तो उसके लिए फिर इनफाइनाइट लाइंस चेक करनी होगी। लेकिन आप देखो, अगर मेरा इंटेंशन यहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट करने का होता तो ध्यान देना, एक ही लाइन से मेरा काम हो जाएगा। मैं तो ऐसा समझ रहा हूं कि यहां पर अगर मैंने इस डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ की है और यहां पर अगर मैं इस बॉन्ड के होने की बात कर रहा हूं तो ध्यान देना, इसके अपोजिट साइड में यहां पर ऐसा कोई बॉन्ड अवेलेबल नहीं है। मतलब इस स्ट्रेट लाइन के दोनों अपोजिट एंड्स पर अलग अलग कंडीशंस आ रही है, और अगर अलग अलग कंडीशंस आ रही है और इवन एक सिंगल लाइन भी ऐसी आपको इस पॉइंट से पास होने वाली मिलती है, तो फिर तो हम बात करेंगे कि इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगी। इस केस में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी। और आप ध्यान देना, अब आप देखो, अगर हम इस मॉलिक्यूल की बात करें, इस मॉलिक्यूल की अगर बात की जाए, यहां पर हम सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने की बात करेंगे, क्योंकि आप देखो, इस मॉलिक्यूल में सेंटर में अगर आप एक पॉइंट इमेजिन करते हैं तो अब मेरा इंटेंशन तो यहां भी हुई है सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट करना, और एब्सेंट करने के लिए मुझे क्या करना है, केवल एक लाइन ऐसी सर्च करना है जो इस पॉइंट से पास होती हो और उसके अपोजिट एंड पर यूनिट्स मुझे क्या मिलनी चाहिए, डिफरेंट मिलनी चाहिए। लेकिन अब आप सोचिए, क्या हम एक ऐसी सिंगल लाइन भी सर्च कर पा रहे हैं जिसके अपोजिट एंड पर यूनिट्स डिफरेंट हो? आंसर है नो। आप चेक कर लो, अगर मैं किसी भी डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो उसके अपोजिट एंड पर सेम डिस्टेंस पर मुझे सेम यूनिट मिलती है। अगर मैं इस साइड आता हूं तो यहां भी मुझे कंडीशन सेम मिलती है, और अगर मैं इस साइड जाता हूं तो यहां भी कंडीशन सेम है। हर जगह पर आप देखेंगे तो कंडीशन बिल्कुल सेम है, और क्योंकि हर जगह पर कंडीशन सेम है तो फिर तो हम बात करेंगे कि इस केस में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री। इस तरह से आप सेंटर ऑफ सिमेट्री का कंसेप्ट मॉलिक्यूल्स पर अप्लाई कर सकते हैं। और आप देखो, और मैं कुछ मॉलिक्यूल्स आपको बताता हूं। क्वेश्चन है, क्या इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? आप ध्यान देना, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। देखो, इस मॉलिक्यूल में कई बार स्टूडेंट को ये मानना होता है कि यस, यहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, और वो बाय मिस्टेक क्या सोच रहे होते हैं कि यहां पर एक पॉइंट हमने इमेजिन किया सेंटर में, और अगर इस पॉइंट से अगर मैं इस डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो यहां पर Cl है, और उसके अपोजिट साइड में यहां भी Cl है, यहां पर H है, यहां भी H है, और ये सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो गई, क्योंकि जो कंडीशन इसमें इस लाइन में यहां पर है, यहां भी है। मतलब हर स्ट्रेट लाइन के अपोजिट एंड्स बिल्कुल मुझे सेम मिल रहे हैं, तो उस बेसिस पर हमने मान लिया कि यहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। जबकि आप ध्यान देना, नो, इस मॉलिक्यूल में भी सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। ध्यान देना, जिस कंपाउंड की मैं बात कर रहा हूं दैट इज क्यूमुलेटेड पॉलीन। देखो, हमेशा ध्यान रखना, अगर आपसे क्यूमुलेटेड पॉलीन के रेस्पेक्ट में आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन पूछा गया है तो आप क्यूमुलेटेड पॉलीन के क्वेश्चंस में, आइसोमेरिज्म के क्वेश्चंस में मिस्टेक ना करें। इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप बिल्कुल ये अपनी प्रैक्टिस में ले आए, अपनी हैबिट बना लें कि जो भी क्यूमुलेटेड पॉलीन आपको दी जा रही है, सबसे पहले आप उसकी ज्योमेट्री चेक कर लें। आप ये चेक कर लें कि उस गिवन क्यूमुलेटेड पॉलीन के टर्मिनल कार्बन एटम्स पर यूनिट्स सेम प्लेन में या फिर ऑपोजिट प्लेन में। क्योंकि आप याद करो, क्यूमुलेटेड पॉलीन में हमने दो तरह के केसेस डिस्कस किए थे। दोस क्यूमुलेटेड पॉलीन्स इन विच डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन इवन नंबर, इन दैट केस units on terminal carbon atoms will be present in perpendicular plane। और जिन क्यूमुलेटेड पॉलीन में डबल बॉन्ड्स ऑड नंबर में 3, 5, 7, 9, उनके टर्मिनल कार्बन एटम्स पर जो यूनिट्स होती है वो सेम प्लेन में होती है। यहां पर जरा देखो, दो डबल बॉन्ड वाली कंडीशन है, इवन नंबर वाली कंडीशन है। इसका मतलब
ऑन द पेपर आपको ऐसा लग रहा है कि ये H और Cl और ये Cl और H सेम प्लेन में, जबकि आप देखो ये सेम प्लेन में नहीं है, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड वाला केस है। आप याद करो, ऐसा हमने डिस्कस किया था कि इस केस में अगर यहां पर Cl और H बोर्ड के प्लेन में है, तो याद करें ये Cl और H बोर्ड के प्लेन में नहीं है। ऐसा मान लेते हैं कि यहां पर H इनसाइड और Cl आउटसाइड है, या आप ऐसा मान लो कि Cl इनसाइड और H आउटसाइड है। अल्टीमेटली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पर जो यूनिट्स हैं वो परपेंडिकुलर प्लेन में, और अगर यूनिट्स परपेंडिकुलर प्लेन में तो ध्यान देना ये पॉइंट अगर हमने मार्क किया है और अगर हम इस डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ध्यान देना ये Cl अगर प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में, तो जब आप इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो क्या अपोजिट साइड में ये Cl भी बोर्ड के प्लेन में है क्या? नो, ये Cl बोर्ड के प्लेन में नहीं है, ये तो आउटसाइड है ना। तो फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री में अपोजिट एंड पर यूनिट आपको सेम कहां मिली? आप याद करें, इस तरह से हमने डिस्कस किया है। तो ये मॉलिक्यूल हमारे पास कुछ इस तरह से है। अगर ये H और Cl, ध्यान देना ये Cl और H बोर्ड के प्लेन में है, तो फिर ये Cl और H बोर्ड के प्लेन में नहीं है, वन इज आउटसाइड अदर इज इनसाइड। अब ऐसे में आप सोचिए यहां पर एक पॉइंट आपने मार्क किया है, तो देखो इससे अगर आप इस डायरेक्शन में बात करें कि यहां पर Cl प्रेजेंट है, तो जब आप इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो इसका दूसरा एंड यहां पर आएगा, तो दूसरा Cl तो यहां होना चाहिए ना, जबकि ये Cl यहां पर नहीं है, ये आउटसाइड द प्लेन है। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। अब इस मॉलिक्यूल में आप ध्यान देना, यहां पर हम बात कर सकते हैं नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इज ऑड नंबर, और ऑड नंबर में हमने डिस्कस किया था कि क्यूमुलेटेड पॉलीन में अगर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कार्बन चेन में ऑड नंबर में, तो फिर टर्मिनल कार्बन की जो यूनिट्स होगी वो सेम प्लेन में होगी, और अगर सेम प्लेन में है तो यहां पर हम बात कर सकते हैं कि ये H और Cl अगर बोर्ड के प्लेन में है तो ये H और Cl भी बोर्ड के प्लेन में है, और अगर चारों यूनिट सेम प्लेन में है तो फिर तो यहां पर हम सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात कर सकते हैं इस बेसिस पर कि अगर मैंने यहां पर एक लाइन ड्रॉ की है तो इसके अपोजिट एंड पर ये Cl भी सेम प्लेन में है, बिल्कुल सेम यूनिट मिली, यहां भी यूनिट मुझे सेम मिली H और H। मतलब मैं यहां पर अगर मैं किसी भी स्ट्रेट लाइन पर अपोजिट एंड पर कंडीशन चेक कर रहा हूं तो वो मुझे कंडीशन बिल्कुल सेम मिल रही है। मतलब यहां पर मेरे पास ऐसी कोई लाइन अवेलेबल नहीं हो पा रही है जो इस पॉइंट से पास होती हो और उसके अपोजिट एंड पर यूनिट डिफरेंट हो। अगर ऐसी एक सिंगल लाइन भी अवेलेबल नहीं है तो फिर आंसर है सेंटर ऑफ सिमेट्री विल बी कंसीडर्ड टू बी प्रेजेंट। ये समझ में आ रहा है? और आप याद करो क्यूमुलेटेड पॉलीन के साथ में मैंने पॉलीफिनॉल का केस भी डिस्कस किया था। जैसे ये अगर हमारे पास मॉलिक्यूल है, दिस इज पॉलीफिनॉल सिस्टम, इस रिंग में यूनिट्स मिथाइल और आयोडीन प्रेजेंट है, और यहां भी यूनिट मिथाइल और आयोडीन प्रेजेंट है। और देखो बोर्ड पर या कॉपी में अगर आप इस स्ट्रक्चर को इस तरह से बनाएंगे तो ऑन द पेपर आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं यहां पर सेंटर में ये पॉइंट मार्क करता हूं तो हमें ऐसा लगता है कि इस पॉइंट से पास होने वाली हर स्ट्रेट लाइन पर यूनिट सेम है, कुछ इस तरह से कि अगर मैं इस डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ करता हूं और ये मिथाइल ग्रुप अगर मिला मुझे यहाँ पर, तो इसके अपोजिट साइड में यहाँ भी मिथाइल ग्रुप है, यहाँ अगर आयोडीन है तो यहाँ भी आयोडीन है, यहाँ अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ भी सेम कंडीशन आ रही है। मतलब हर तरह से मुझे कंडीशन ऐसा लगता है कि सेम है, और उसके अकॉर्डिंग हमें ऐसा लगता है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। जबकि आप ध्यान देना इस केस में अगर बात की जाए तो यहाँ भी सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, क्योंकि आप याद करो इस तरह के पॉलीफिनॉल सिस्टम में हमने डिस्कस किया था कि इन कंपाउंड्स की ज्योमेट्री कुछ इस तरह से होती है कि यहाँ पर ये यूनिट अगर वर्टिकल प्लेन में, ये रिंग अगर वर्टिकल प्लेन में, तो जो नेक्स्ट रिंग है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में। These rings are not in the same plane. These are not like this. These are like this. अगर ये रिंग वर्टिकल प्लेन में है तो ये वाली रिंग
हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ये कंडीशन आपके पास कुछ इस तरह की है। अब आप सोचिए, एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो ये कंडीशन हमारे पास इस तरह से, अगर ये रिंग वर्टिकल है तो ये वाली रिंग हॉरिजॉन्टल है। अब आप देखो, ऐसा हमें लगता है, देखो ऑन द पेपर आपको ऐसा लगेगा कि ये मॉलिक्यूल शायद इस तरह से है, और यहां अगर मिथाइल है तो अपोजिट साइड में यहां मिथाइल है, यहां पर अगर आयोडीन है तो अपोजिट साइड में यहां आयोडीन है, तो इस केस में यूनिट सेम। जबकि आप देखो दोनों रिंग सेम प्लेन में नहीं है, वन इज वर्टिकल अदर इज हॉरिजॉन्टल। अब ऐसे में आप सोचिए कि अगर मेरे पास यहां पर मिथाइल है और मैंने एक पॉइंट यहां पर मार्क किया है, और ये अगर मुझे यहां पर मिथाइल मिला है, तो इसके अपोजिट एंड में यहां पर मिथाइल नहीं है, इस रिंग का मिथाइल ग्रुप या तो आउटसाइड होगा या फिर इनसाइड होगा। मतलब इस केस में सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। यहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट तब हो सकती थी जब ये दोनों ही रिंग्स क्या होती, सेम प्लेन में होती। अगर ये सेम प्लेन में होती तब तो हम बात कर सकते थे कि ये मिथाइल और ये मिथाइल अपोजिट, ये आयोडीन अपोजिट। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, एक्चुअल में ऐसा है। अब ऐसे में आप सोचिए, अगर ये मिथाइल ग्रुप है तो जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस मिथाइल के लिए इसका अपोजिट एंड मिथाइल ग्रुप यहां होना चाहिए, जबकि वो इसके अपोजिट एंड पर है नहीं, वो मिथाइल ग्रुप या तो आउटसाइड है या फिर इनसाइड है। तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं, इस तरह के मॉलिक्यूल में भी सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब बात करते हैं इसमें नेक्स्ट एक्सेस ऑफ सिमेट्री की। एक्सेस ऑफ सिमेट्री का कंसेप्ट क्या है, जरा मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूं, आप ध्यान देना। ये एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है और ऐसा मान लेते हैं, ध्यान देना, ऐसा मान लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का ये वाला फेस और इसका ऑपोजिट वाला फेस आइडेंटिकल है, और ये फेस और ऑपोजिट फेस आइडेंटिकल है। अब आप देखो, ये एक एक्सिस इस ऑब्जेक्ट के थ्रू पास हो रही है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये फेस और ऑपोजिट फेस आइडेंटिकल है और ये फेस और इसके ऑपोजिट फेस ये आइडेंटिकल है, तो मेरा क्वेश्चन है कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करता हूं, तो जो फेस अभी आपके सामने है, जो इमेज इस ऑब्जेक्ट की आपके सामने है, क्या आप बता सकते हैं सेम इमेज का रिपीटेशन किस एंगल पर होगा? तो देखो, अगर ऐसा हमने इमेजिन किया है कि इसका ये फेस और ये फेस आइडेंटिकल है, तो फिर तो सेम इमेज का रिपीटेशन आपको कब मिलेगा? जब आप इस ऑब्जेक्ट को इस एक्सिस के अबाउट 180 डिग्री रोटेट कर दें। अब ये नहीं कि सर ये यहाँ पर ब्लैंक और इधर तो कार्बन है, मैंने आपसे कहा कि आप ये दोनों अपोजिट फेस सेम मान लो। तो अगर आप इन दोनों फेसेस को सेम मान लें, तो जो फेस अभी आपके सामने है, आप इस ऑब्जेक्ट को अगर 180 डिग्री रोटेट करते हैं, तो देयर विल बी रिपीटेशन ऑफ द सेम इमेज। और आप ध्यान देना, अगर इस ऑब्जेक्ट को एक एक्सिस के अबाउट 180 डिग्री रोटेट करने पर मुझे सेम इमेज का रिपीटेशन मिलता है, तो फिर मैं बात करूंगा कि दिस ऑब्जेक्ट इज हैविंग C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ध्यान देना, दिस ऑब्जेक्ट इज हैविंग C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री का क्या मतलब है, आप सुनिए इस बात को। देखो, हम बात करते हैं एक मॉलिक्यूल में हमें CN एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिलती है। ध्यान दें, एक मॉलिक्यूल में अगर हम CN एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं, तो व्हाट इज N? N इज (360 डिवाइडेड बाय द एंगल थीटा। आप ध्यान देना, इस बात को समझना। अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज आपके सामने है, अगर सेम इमेज, मैं कह रहा हूं कि इसके अपोजिट वाला एंड बिल्कुल इसके सिमिलर है, और अगर हम बात करें कि सेम इमेज का रिपीटेशन हमें किस एंगल पर मिलेगा, तो हम बात कर सकते हैं कि 180 डिग्री एंगल पर हमें सेम इमेज का रिपीटेशन मिलेगा। और ध्यान देना, जिस एंगल पर आपको सेम इमेज का रिपीटेशन मिला, दैट एंगल इज थीटा। और वो अगर एंगल इस ऑब्जेक्ट के लिए 180 डिग्री है, तो हम बात करेंगे कि n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 180, सो इट इज इक्वल टू 2। मतलब इस ऑब्जेक्ट में C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है।
अब देखो इस C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है? मतलब बहुत आसान है कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को 360 डिग्री एंगल से रोटेट कर दूं, मतलब पूरा एक साइकिल कंप्लीट कर दूं, अगर इसका एक रोटेशन में कंप्लीट कर दूं, तो इस कंप्लीट रोटेशन में सेम इमेज का रिपीटेशन कितने टाइम्स होगा? 2 टाइम्स होगा। दैट इज C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक और एग्जांपल से समझते हैं। देखो अब अगर इसी ऑब्जेक्ट के लिए 1 2 3 4, ध्यान देना 1 2 3 4, सपोज ऑल द 4 फेसेस आर आइडेंटिकल, ऐसा मान लेते हैं कि चारों ही फेस आइडेंटिकल हैं, तो फिर तो हम बात कर सकते हैं कि 90 डिग्री एंगल पर ही हमें सेम इमेज का रिपीटेशन मिल जाएगा। और अगर हमें 90 डिग्री एंगल पर सेम इमेज का रिपीटेशन मिला, तो फिर तो हम बात करेंगे दिस ऑब्जेक्ट नाउ विल हैव 360 डिवाइडेड बाय 90 n is equal to 2 n is equal to 4, so this object will have C4 axis of symmetry। मतलब एक रोटेशन अगर आप इसका कंप्लीट ले लें तो सेम इमेज का रिपीटेशन आपको 4 टाइम्स मिलेगा। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री का कंसेप्ट है। अब एक बात सोचिए, अगर हम बात करें किसी भी मॉलिक्यूल में एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट या एब्सेंट होने की, या किसी भी ऑब्जेक्ट में एक्सिस ऑफ सिमेट्री के प्रेजेंट या एब्सेंट होने की बात की जाए, तो जरा आप सोचिए लॉजिकली, हम बात कर सकते हैं एवरी ऑब्जेक्ट और एवरी मॉलिक्यूल विल हैव एक्सिस ऑफ सिमेट्री। हर ऑब्जेक्ट या हर मॉलिक्यूल में एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो पक्का प्रेजेंट होगी। क्यों प्रेजेंट होगी? क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं कि जैसे मान लेते हैं मेरे लिए अगर बात की जाए कि मेरे अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट या एब्सेंट, तो आप सोचिए जो इमेज अभी आपके सामने मेरी है, अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट 360 डिग्री एंगल से रोटेट हो जाऊं, बात समझना, जो इमेज अभी आपके सामने मेरी है, अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट 360 डिग्री एंगल से रोटेट हो जाऊं, तो आपको सेम इमेज का रिपीटेशन मिलेगा। मतलब अगर हम बात करें तो किसी भी ऑब्जेक्ट या मॉलिक्यूल को अगर आप 360 डिग्री एंगल से रोटेट कर देंगे, तब तो आपको सेम इमेज मिलेगी। इसका मतलब 360 डिग्री एंगल पर रोटेट करने पर अगर हम कह रहे हैं कि we will essentially get the same image, मतलब आप कह सकते हैं कि एटलीस्ट, ध्यान देना, एटलीस्ट C1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो हर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगी ही। इसी बेसिस पर मैंने आपसे कहा कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो हर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। और अब आप ध्यान देना, मैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री को पहले डिफाइन करता हूं, फिर मैं इसकी एप्लीकेशन की बात करता हूं ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए। ध्यान देना, एक्सिस ऑफ सिमेट्री की अगर बात की जाए, इफ there is repetition of the same image on rotation of a molecule by an angle theta about an axis which is passing through the molecule, then the molecule will have Cn axis of symmetry in which n is equal to 360 divided by theta। ध्यान देना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, on rotating a molecule by an angle theta about an axis passing through the molecule, if there is repetition of the same image, the molecule will have Cn axis of symmetry where n is equal to 360 divided by theta। Simply अगर बात की जाए तो अगर आप एक ऑब्जेक्ट को उस ऑब्जेक्ट से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट थीटा डिग्री एंगल से रोटेट करें और रोटेशन पर अगर आपको प्रीवियस इमेज का रिपीटेशन मिलता है, तो उस ऑब्जेक्ट में Cn एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, जहां पर थीटा डिवाइडेड 360 डिवाइडेड बाय वो एंगल होगा जिस एंगल पर आपको सेम इमेज का रिपीटेशन मिला। और इसी बेसिस पर हम बात करते हैं एवरी मॉलिक्यूल एटलीस्ट हैव C1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब आप ध्यान देना, सिंस एवरी मॉलिक्यूल एटलीस्ट हैज C1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, दिस इज द रीजन व्हाई एक्सिस ऑफ सिमेट्री does not decide optical activity of molecule। आप याद करें, हमने किसी भी मॉलिक्यूल के ऑप्टिकली एक्टिव होने की कंडीशन क्या डिस्कस की थी? मॉलिक्यूल कायरल होना चाहिए। और मॉलिक्यूल कौन सा कायरल होगा? जिसमें सिमेट्री एलिमेंट्स एब्सेंट हो। याद करो, जब मैं कंडीशन आपको एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए मॉलिक्यूल कायरल होना चाहिए, और कायरल मॉलिक्यूल होने के लिए सिमेट्री एलिमेंट्स एब्सेंट होनी चाहिए। मैंने आपसे कहा था सिमेट्री एलिमेंट हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड एक्सेस ऑफ सिमेट्री। लेकिन आप याद करो, मैंने आपसे ये भी कहा था, although we have 3 types of symmetry elements, but for optical activity we'll check only 2 symmetry elements, POS and COS।
वी विल नॉट चेक एक्सेस ऑफ सिमेट्री फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। और शायद आज आपको उसका रीजन, उसका आंसर मिल गया होगा कि हम सिमेट्री एलिमेंट्स, एक्सेस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स है, फिर भी उसको ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए चेक क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हर मॉलिक्यूल में एक्सेस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। एटलीस्ट C1 एक्सेस ऑफ सिमेट्री तो हर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। अब एक बात सोचिए, अगर हर मॉलिक्यूल में एक्सेस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और अगर हम बात करते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए सिमेट्री एलिमेंट एब्सेंट होना चाहिए, तो फिर तो हमारे पास ऐसा कोई मॉलिक्यूल ही नहीं होगा जिसमें एक्सेस ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो, क्योंकि हम तो कह रहे हैं कि हर मॉलिक्यूल में एक्सेस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो अगर हम चाहते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए सिमेट्री, एक्सेस ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होना चाहिए, तो ऐसा कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है। और अगर मान लो हम ये कंडीशन बना दें कि ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए एक्सेस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होना चाहिए, तो फिर तो हर मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि एक्सेस ऑफ सिमेट्री तो सब में प्रेजेंट है। ये रीजन है कि एक्सेस ऑफ सिमेट्री ऑप्टिकल एक्टिविटी को डिसाइड करने वाला सिमेट्री एलिमेंट नहीं होता है, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन जेईई एडवांस में पूछा गया है। तो ये आप याद रखें कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर आपको दिया है तो उसमें एक्सेस ऑफ सिमेट्री तो हमेशा ही प्रेजेंट है। हाँ, पीओएस और सीओएस की अगर बात की जाए तो दैट मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, और ये रीजन है, मैं रिपीट करता हूं, एक्सेस ऑफ सिमेट्री डज नॉट डिसाइड ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ अ मॉलिक्यूल, it is decided on the basis of POS and COS, and for a molecule to be optically active both POS and COS should be absent। मॉलिक्यूल के ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए COS और POS दोनों का एब्सेंट होना जरूरी है। और एक्सेस ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री एलिमेंट तो है, बट ये ऑप्टिकल एक्टिविटी को डिसाइड करने वाला सिमेट्री एलिमेंट नहीं होता है। तो इस तरह से हमने यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और एक्सेस ऑफ सिमेट्री की बात की। इज इट क्लियर? अब आप ध्यान दें, देखो सिमेट्री एलिमेंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, और क्योंकि सिमेट्री एलिमेंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, तो अब आप इस स्टेज पर तो हैं कि अगर एक मॉलिक्यूल आपको गिवन हो तो आप उस मॉलिक्यूल को देख करके थ्योरेटिकली उस मॉलिक्यूल को देख करके आप ये बता पाएं कि वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव। और उसके लिए आप सिंपली क्या करोगे, जो मॉलिक्यूल आपको दिया हुआ है उसमें आप प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करेंगे। दोनों में से कोई भी सिमेट्री एलिमेंट आप चेक कर लें अपनी कन्वीनियंसी के अकॉर्डिंग। मान लेते हैं आपने प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक किया और अगर उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट मिला, तो क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करने की जरूरत है क्या? नो। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट मिला तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव। मान लो आपने सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक किया पहले और सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट मिला, तब भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए तो दोनों का एब्सेंट होना जरूरी है ना। मान लेते हैं आपने प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक किया और वो एब्सेंट मिला, तो अब आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री भी चेक करना है, और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी एब्सेंट मिला तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा। So this is how we can theoretically predict for the given molecule whether is it optically active or optically inactive.